देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आकर अमित शाह से मिले हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई है। अब उसके अलग अलग अर्थ लगाए जाने लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो केवल इतना है कि जो वहां का एनालिसिस है कि हार किस किस कारण से हुई, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि उद्धव ठाकरे को एनडीए में वापसी लाना है, इसलिए जो देवेंद्र फडणवीस है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वहां जिस कारण से झगड़ा हुआ, जिस कारण से दोनों अलग हुए, आज वही फिर स्थिति हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री वहां उद्धव ठाकरे हो, तो फिर पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा भारत हंसेगा कि आखिरकार जब यही करना था तो टूटकर गए क्यों थे, क्यों ये नाटक नौटंकी हुई। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको सरकार बनाने का निमंत्रण मिल चुका है। और जैसा कि मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने स्वयं बताया कि रविवार को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित करने की उनकी इच्छा है। राष्ट्रपति भवन उसको फाइनल करेगा और रविवार में अब यह माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। लेकिन इस बीच अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को फैलाने में लगी हुई हैं कि मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब पूर्ण बहुमत तो 272 पर होता है, लेकिन अब वो इस बात को कह रहे हैं कि जो इनके साथ घटक दल हैं उनमें से खास तौर पे नीतीश कुमार को लेकर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कभी भी निकल कर जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी भी निकल कर जा सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने जिस मजबूती के साथ अपनी बात को रखा है वो बता रही है कि इस बार 5 साल कोई भी दल छोड़कर जाने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी इस मजबूती को कर लेना चाहती है और इसलिए मैंने जैसा कहा कि ये जो एनडीए है ये अभी 303 को पार कर चुका है। 272 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि यह आंकड़ा 350 पहुंच जाए। मेरे पास जो जानकारी है ये आंकड़ा शपथ ग्रहण समारोह के बाद 325 पहुंचने वाला है। और उसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ पार्टियां अपना दल छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं, पार्टियों में टूट हो सकती है और फिर वो एनडीए का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इसके अलग भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथियों को मनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है, वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास 9 एमपी हैं, यानी 9 सांसद उद्धव ठाकरे शिवसेना के इस चुनाव में चुन करके आए हैं। 9 संख्या अपने आप में आपको देखने में लगेगा कि 9 की वजह से भारी उठापटक हो रही है। अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बीजेपी की उसमें सदस्य बनाया गया, उसके बावजूद अब यह समस्या आई है कि यदि उद्धव ठाकरे को एनडीए का हिस्सा बनाते हैं तो वह जिस कारण से एनडीए छोड़कर महाविकास अघाड़ी में गए थे, अपनी विचारधारा को छोड़ा था, पिता की विचारधारा को छोड़ा था, वो था मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद अभी भी उनके रास्ते में रोड़ा है, यानी एनडीए के वापसी में मुख्यमंत्री का पद रोड़ा है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद जो है हैं तो उन्हीं की पार्टी के, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक ये तो बात सामने नहीं आई है कि उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार हैं उनका कहना यह है कि उद्धव ठाकरे पहली कंडीशन यही रखने वाले हैं, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा। अब ऐसी कंडीशन में यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो अभी हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने हैं उनको नाराज एनडीए नहीं करना चाहेगी, बीजेपी नहीं करना चाहेगी। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा कि मुख्यमंत्री हो उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हो एकनाथ शिंदे, जो कि मेरे ख्याल सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हर बार ये बात बोली है कि मैं विचारधारा को लेकर अलग हुआ हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का मान सम्मान लगातार करता हूं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं। और पूरे महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने अपना जो नतीजा दिया है चुनाव में, जो इनकी 9 सीटें जीत करके आई हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, इससे एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना ने एकनाथ शिंदे शिवसेना को दिया है। एकनाथ शिंदे शिवसेना, आपको बता दूं, 15 कैंडिडेट उन्होंने खड़े करे थे इस लोकसभा चुनाव में, 7 केवल जीते। भारतीय जनता पार्टी ये जो है 23 उसके एमपी थे 2019 में, आज वो 9 पर आकर खड़े हो गए हैं।
इसी तरह एनसीपी ने 4 सदस्य खड़े किए थे, 1 पर वो जीती है। इसी तरह से ये दिखाई दे रहा है कि जिस कारण से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के 2 टुकड़े हुए या किए गए, मैं उस पर नहीं पढ़ता हूं, वो आप अपने आप लगाइए। कारण क्या था? कारण तो यही था कि महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है और वो जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो घपले घोटाले चल रहे थे उसको रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए, राजनीति में होता है और वो गेम उन्होंने किया, पार्टी में टूट हुई। लेकिन आज उस टूट के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, तो उन्होंने अपना आत्मावलोकन जो किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी नुकसान में है। फायदा एनसीपी को भी नहीं हुआ, क्योंकि जो अजीत पवार हैं उनके 4 सदस्य खड़े हुए, जीता केवल 1, जबकि शरद पवार के 8 सांसद जीतकर संसद में जा रहे हैं। तो फिर ताकत शरद पवार की आज ज्यादा दिखाई दे रही है, उद्धव ठाकरे की ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें कांग्रेस का भी वोट है, इसमें वो भी वोट है जो कभी शिवसेना को ना बीजेपी को वोट करता है, वो वोट इसमें प्लस है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की ये हर बात मानने को क्यों तैयार है, क्यों उनको इसकी जरूरत है कि वो एनडीए में वापसी आए, भले ही उनको देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से अलग करना पड़े। खबर यह आई कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में आकर अमित शाह से मिले हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई है। अब उसके अलग अलग अर्थ लगाए जाने लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो केवल इतना है कि जो वहां का एनालिसिस है कि हार किस किस कारण से हुई, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि उद्धव ठाकरे को एनडीए में वापसी लाना है, इसलिए जो देवेंद्र फडणवीस है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि वहां जिस कारण से झगड़ा हुआ, जिस कारण से दोनों अलग हुए, आज वही फिर स्थिति हो जाए कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री वहां उद्धव ठाकरे हो। तो फिर पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत हंसेगा कि आखिरकार जब यही करना था तो टूटकर गए क्यों थे, क्यों ये नाटक नौटंकी हुई। और इसलिए केंद्र ने एक रास्ता इसका निकाला है, और वो रास्ता यह है कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले लिया जाएगा। उनकी इच्छा संगठन में काम करने की है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है वो ये कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अगर उनकी इच्छा संगठन में ही काम करने की अड़ी रही तो संगठन में भी उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ये जरूर चाहेगी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह उसकी स्थिति मजबूत हो। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के पास, अभी भी आपको बता दूं, वहां 117 उनके पास सांसद हैं और उच्च सदन में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 121 है, यानी 4 सांसदों की कमी है। अब ये नेक टू नेक मामला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राज्यसभा में भी उसकी मजबूती हो। और इसीलिए एक तरफ जहां नीतीश कुमार से वापस समझौता किया, उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया, अपना उप मुख्यमंत्री बनाया, सीटें ज्यादा होने के बावजूद फिर वहीं लौटे। इसी तरह अब महाराष्ट्र के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर रही है कि भले ही हमको वापसी अपना कदम बढ़ाना पड़े, उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन राज्यसभा में वो स्थिति हमारी मजबूत हो जाएगी, लोकसभा में भी स्थिति मजबूत हो जाएगी। जो आज 9 सांसद अलग हैं वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, तो एनडीए की ये संख्या 350 जो पहुंचने का लक्ष्य रखा है उसको ये प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए एनसीपी भी, अब आपको बता दूं, शरद पवार ने कुछ भी बयानबाजी की हो, लेकिन जब भतीजा शामिल हो गया है, पार्टी दूसरी तरफ बची नहीं है, तो इधर के भी सांसद अब इसमें मिल सकते हैं। ये खबरें हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब काम करने का तरीका आप देखेंगे। मोदी जी ने जो पिछले 10 साल काम किया है उसमें एक चीज आपको दिखाई देगी कि उन्होंने निजी स्वार्थों को साइड में रखा है। कहां की सरकार में क्या उनको कोई बुरा कहेगा, भला कहेगा, क्या कहेंगे, कार्यकर्ता नाराज होगा, लेकिन राष्ट्र को आगे रखा है। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए सारे निर्णय किए हैं। और इसके कारण से जो भी कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा, जो भी नए कानून बनाने पड़े, बहुत सारे बिल पास करने पड़े, उस सब के लिए जो संख्या बल चाहिए उसमें मोदी जी ये चाहते हैं कि ये संख्या हमारी एनडीए की संख्या हो, हमें एनडीए के अलावा बाकी किसी की खुशामद ना करनी पड़े। एनडीए का हिस्सा बनेंगे तो बेशक ये डिमांड उनकी मांगनी पड़ेगी कि राज्य हमको दे दीजिए, केंद्र में हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस फॉर्मूले पर
नीतीश कुमार को बिहार सौंपा गया। अब इसी फॉर्मूले पर महाराष्ट्र जो है उद्धव ठाकरे को सौंपा जा सकता है। कंफर्म नहीं है लेकिन सौंपा जा सकता है, ऐसा मेरे पास खबरों को छनते हुए खबर आ रही है कि मोदी सरकार अब इसमें पहले कोशिश करे हैं, मोदी जी कोशिश में लगे हैं, अमित शाह कोशिश में लगे हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर ही अड़ते हैं तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले आया जाएगा, चाहे वो संगठन में आए चाहे वो मंत्रिमंडल में आए, अब वो उनके ऊपर है। दूसरा, महाराष्ट्र में जैसा मैंने कहा अजीत पवार हो गए, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में एक और उप मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री शिवसेना का हो जाएगा तो दूसरा उप मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं रहेगा, बीजेपी का ही रहेगा, तो वो विनोद तावड़े हो सकते हैं, ऐसा खबरों से आ रहा है। इतना तय है कि किसी भी हालत में अब मोदी जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है उस सरकार में वो कड़े और बड़े फैसले लेंगे। बार बार मोदी जी ने इसको रिपीट किया है कि इस बार हम कड़े और बड़े फैसले लेंगे। चुनावी सभा में कहा, फिर अपना जो जीत के बाद वो कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मिले तब कहा, फिर एनडीए की जो बैठक हुई थी अभी सेंट्रल हॉल में सदन के, वहां भी इस बात को दोहराया। यानी मोदी जी का इरादा बिल्कुल साफ है कि वो अब पूरा भूचाल मचाने वाले हैं और इसके लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और उसके लिए राज्यों को यदि इन्हें छोड़ना भी पड़े तो मोदी जी ने मन बना लिया है कि राज्यों की बागडोर हम सहयोगी दलों के पास छोड़ देंगे, केंद्र को मजबूत करेंगे और केंद्र में बड़े फैसले लेंगे। राज्य का मामला जब आएगा राज्य पे देखा जाएगा। तो यह बड़ी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस अब केंद्र की राजनीति में आने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अब आपको भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा दिखाई जा सकता है जो उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल मिला करके वहां बीएमसी का आने वाला चुनाव और फिर थोड़े दिनों बाद विधानसभा के चुनाव में मिलकर लड़ सके और भारी जीत हासिल करके कांग्रेस को वहां सत्ता से बाहर कर सके। यह बड़ा लक्ष्य है और इस बड़े लक्ष्य के लिए कोई छोटा समझौता करना पड़ सकता है। देवेंद्र फडणवीस की जो पीड़ा है वो ये है कि वो जिस तरह से बाकी दलों को शामिल किया है वो भले ही उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन फैसले कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जब फैसले कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने इसीलिए इस्तीफा देने का तय किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।